हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की जो सेकंड क्लास है वो करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन बजट से है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये टॉपिक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसको पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारी क्लास नंबर सेकंड है। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 101, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 115, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 113 और ऑप्शन ई है आपका अनुच्छेद 112। आज के क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शंस होंगे वो 5 होंगे, मतलब आपको ज़्यादा ऑप्शन में से एक पॉइंट चॉइस करना होगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली यही पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट को जो है किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक बजट कहा जाता है या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो ई ऑप्शन यानी अनुच्छेद 112 के तहत जो है केंद्रीय बजट को या सेंट्रल बजट को या यूनियन बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश के %% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये 2022 के बजट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें निर्मला सीतारमण जी ने कहा था संसद में कि इस वर्ष जो है डैश मतलब कितनी दर से जो है देश की जो है वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 5.27, ऑप्शन बी है 6.27, ऑप्शन सी है 7.27, ऑप्शन डी है 9.27 और ऑप्शन ई है 8.27। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि इस वर्ष यानी 2022 में जो है देश की जो वृद्धि है वो जो है 9.27 दर रहेगी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है, अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधा वाली कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। निर्मला सीतारमण जी ने इस बार जो बजट पेश करते हुए कहा कि हम अगले 3 वर्ष में जो है कितनी जो है नई जो है हम वंदे भारत ट्रेनें विकसित करेंगे। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 400, ऑप्शन डी है 350, ऑप्शन ई है 500 ट्रेन्स। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था 2022 के बजट में कि हम जो है अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत ट्रेनें नई डेवलप करेंगे, जिससे यात्रियों के लिए जो है बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें वो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है, कोर बैंकिंग सिस्टम पर कितने डाकघर आएंगे। ऑप्शन ए है 1.2 लाख, ऑप्शन बी है 1.3 लाख, ऑप्शन सी है 1.4 लाख, ऑप्शन डी है 1.5 लाख, ऑप्शन ई है 1.6 लाख। तो कोर बैंकिंग सिस्टम में 1.5 लाख जो है डाकघर इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोर बैंकिंग सिस्टम में कितने डाकघर इंक्लूड होंगे तो 1.5 लाख। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है, डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर डैश कर के साथ ही लेन देन पर 1% कर लगाया जाएगा। कि मतलब अगर आप कितने % की जो है क्रिप्टो करेंसी को जो है एक्सचेंज करते हैं तो उस पर जो है 1% कर लगाया जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 12% और ऑप्शन ई है 5%। तो इन्होंने कहा था कि हम जो है अगर कोई व्यक्ति 30% की लेन देन करता है, ठीक है, तो उस पे जो है 1% जो है कर लगाया जाएगा,
ठीक है। इस पे ज़्यादा अभी बीच में ज़्यादा बवाल हुआ था कि जब हमने इन्वेस्ट किया था तब उस पे जो है कोई टैक्स का रूल नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने बीच में ही जब हम उसे पैसे निकालने लगे तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया कि अब जो है कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी निकालेगा जिसने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पे अभी मामला ये चल ही रहा है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है फाइनेंशियली ईयर 23 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है। तो इसमें फाइनेंशियली ईयर आने वाले सालों के लिए जो है घाटे का लक्ष्य रखा जाता है, देखा जाता है कि राजकोषीय में कितना घाटा होगा। तो ऑप्शन ए है 6.1, ऑप्शन बी है 6.2%, ऑप्शन सी है 6.3%, ऑप्शन डी है 6.4%, ऑप्शन ई है 6.5%। तो फाइनेंशियली ईयर 2023 के लिए निर्धारित जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फाइनेंशियली ईयर 2023 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा कितना है तो 6.4% है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच में है उनके लिए सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर डैश कर दिया जाएगा। मतलब आने वाले समय में ऐसा कहा गया है कि जिनकी आय जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है उनके ऊपर जो है सहकारी समितियों पे जो अधिभार होता है उसको 12% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 6% और ऑप्शन ई है 7%। तो इन्होंने कहा था कि हम जो है जो सहकारी समितियों पर अधिभार होता है 12% उसको घटाकर हम 7% कर देंगे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की जहां एक करदाता करों के भुगतान पर डैश में एक अघतन रिटर्न दाखिल कर सकता है। मतलब वो दोबारा से जो है कर का रिटर्न भर सकता है। तो क्या पूछा गया है कि कितने वर्ष में जो है ये करा जा सकता है। ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 3 साल, ऑप्शन डी है 4 साल और ऑप्शन ई है 5 साल। तो निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए जो है नई स्कीम में घोषणा की थी कि करदाताओं को जो है करों के भुगतान के लिए 2 वर्ष का जो है आगतन रिटर्न जो है दाखिल कर सकता है कि हम जो है जो कर है वो 2 साल बाद भी भर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है 9th क्वेश्चन में निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 4 बार और ऑप्शन ई है 5 बार। तो निर्मला सीतारमण लगातार जो है चौथी बार इस बार 2022 में इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। इंडियन बजट से इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है डैश के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से लेकर 200 टीवी चैनल तक विस्तारित किया जाएगा। अभी इस बारी बजट में एक कार्यक्रम लागू किया गया है जिसे बोलते हैं पीएम ई विद्या। इसको कहा गया है कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल को जो है 200 तक जो टीवी चैनलों तक जो है इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप। ये कब लॉन्च हुआ है 2022 में। नाम क्या है पीएम ई विद्या। ठीक है। और इसको और क्या कह सकते हैं 1 क्लास 1 टीवी चैनल। ठीक है, इस कार्यक्रम का नाम है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया जनवरी 2022 के महीने के लिए जीएसटी संग्रह क्या है। मतलब कितना रकम जो है इकट्ठा होगा जीएसटी से संबंधित। ऑप्शन ए है 1,10,986 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 1,20,986 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 1,30,986 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 1,40,986 करोड़ रुपए। तो जनवरी 2022 के लिए जो है जो
एक लक्ष्य रखा गया है कि हम जीएसटी संग्रह कितना करेंगे, 1,40,986 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा जीएसटी के थ्रू। कब? जनवरी 2022 के महीने के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये डेटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कितने नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। अभी 14 क्षेत्रों में जो है उत्पादन से संबंधित जो है योजनाएं चालू की गई हैं, तो उसमें बताया गया है कि कितने लोगों को जो है ये रोजगार प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन ए है 60 लाख, ऑप्शन बी है 50 लाख, ऑप्शन सी है 40 लाख और ऑप्शन डी है 30 लाख। तो 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजनाओं में इन्होंने कहा है कि 60 लाख से अधिक जो है रोजगार पैदा करने की क्षमता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के %% के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास खोला जाएगा। तो ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 35%, ऑप्शन डी है 45%। तो रक्षा अनुसंधान और विकास के जो बजट के लिए जो है 25% के साथ उद्योग और स्टार्टअप के लिए जो है रक्षा अनुसंधान और विकास खोला जाएगा। तो याद रखिएगा कितने परसेंट का योगदान किया है इन्होंने, 25%। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार को 25.5% से घटाकर डैश करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 22%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 28%, ऑप्शन डी है 23%। तो वित्तीय मंत्री ने जो है गैर सूचीबद्ध जो शेयर होते हैं उस पर जो कर लगाया जाता है उसको 25% से घटाकर 23% करने की घोषणा की है 2022 के बजट में। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा गया है 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए डैश आवासों को पूरा किया जाएगा। मतलब 2022-23 में जो है जो पीएम आवास योजना भी चल रही है जिसके तहत जिन लोगों के पास हाउस नहीं है उन्हें हाउस प्रोवाइड किया जाता है, हाउस बनवाया भी जाता है, उसके लिए फंड भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कितने लाख घरों को जो है निर्माण 2022-23 में किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 60 लाख, ऑप्शन बी है 70 लाख, ऑप्शन सी है 80 लाख, ऑप्शन डी है 90 लाख। तो पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में जो है 80 लाख जो आपके घर हैं उनको जो है लाभार्थियों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए है 1860, ऑप्शन बी है 1948 में पेश किया गया था, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1946, ऑप्शन ई है 1947। आप यहाँ से दो ऑप्शन डायरेक्टली काट सकते हैं। एक तो सी ऑप्शन है कि 1945, उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इसीलिए जो है ये कह ही नहीं सकते कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1945 में पेश हुआ था। ऑप्शन डी भी कट कर दीजिए क्योंकि तब भी आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, अब बचे हैं आपके पास तीन ऑप्शन। 1860 भी कट कर दीजिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि उस समय स्वतंत्र हुआ ही नहीं था बिल्कुल भी। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं 1948 और 1947। तो आपका जो भारत देश का स्वतंत्र जो पहला बजट है वो 1947 में प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो निर्मला सीतारमण के पास जो है भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का जो है रिकॉर्ड
इनके नाम पे है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा गया है एनपीएस में नियोक्ता के योगदान हेतु कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10% से बढ़ाकर डैश हो गई है। अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है, अपने जो कर्मचारी हैं उनके कटौती के ये वेतनों में उसको जो है कितने परसेंट से बढ़ाकर कितने परसेंट किया गया है। तो पहले कितना था, 10% था राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो वेतन था, उसको उस कटौती को बढ़ा के क्या कर दिया गया, 14% कर दिया गया। याद रखिएगा आप। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट कितने केंद्र बिंदुओं यानी क्षेत्रों पर प्रस्तुत किए गए। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6 केंद्र बिंदु, ऑप्शन सी है 5 केंद्र बिंदुओं पर प्रस्तुत किए गए हैं, ऑप्शन डी है 4। तो केंद्रीय बजट 2022 का 22-23 में जो फोकस किया गया है मेनली वो 7 बिंदुओं पर किया गया है। आप एक बार इसको सर्च कीजिएगा, वो 7 बिंदु कौन से हैं जिन पे जो है 2022 का बजट का फोकस किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 100। तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जो है 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग जो प्रणाली है उसको स्थापित की जाएगी। मतलब सब हर एक ज़िले में एक एक डिजिटल जो प्रणाली है, बैंकिंग प्रणाली है, उसको स्थापित की जाएगी। याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।